आप 2000 में निर्दल चुनाव जीते, जेल के अंदर चुनाव रखे। जीतते हैं। निर्दल चुनाव जीतना आज के डेट में लोग कहते हैं ये तो संभव नहीं। निर्दल ही नहीं, हाँ। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर लड़ना, हाँ। जहाँ पे मेरी एक धूर जमीन सुई के तिनके के बराबर जमीन भी नहीं था, ये कमाल कैसे हुआ? वहाँ जमीन बनाना। जब 12 फरवरी 1999 को दिल्ली में मैं किस मामले में मेरी गिरफ्तारी हुई मुझे जानकारी तक नहीं थी। गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद मुझे जेल भेजा गया। तिहाड़ जेल में रहा। तिहाड़ जेल से मुझे पटना के बेऊर जेल में भेजा गया। लगभग 15 साल जेल में रहा, 15 साल से ज्यादा। अयोध्या में वर्ड गलत होगा, चंदा चोरी या चंदा नहीं, दान चोरी। दान चोरी, दान चोरी। भगवान राम हमारे आराध्य हैं। हाँ। अगर उस चढ़ावे का सदुपयोग करके एक हॉस्पिटल चैरिटी बनाया जा होता तब तो मुझे लगता कि अच्छा काम होता। लेकिन जिस तरीके से सैकड़ों करोड़ों की चोरी की गई और सैकड़ों करोड़ों की चोरी के इल्जाम वाले लोग बड़ी मछली को बचा करके छोटी मछलियों को पकड़ा गया है, अब इसमें जांच का विषय है। नमस्कार, मैं संदीप पांडे, दैनिक दर्शन से। मैं जब भी किसी व्यक्ति या व्यक्तित्व का पॉडकास्ट करता हूं, चाहे वो प्रशासनिक हो चाहे राजनीतिक हो, इस बात का हमेशा ध्यान रखता हूं कि उस व्यक्ति का सामाजिक योगदान क्या है, समाज हित में उसने क्या क्या काम किया है, लोगों के बीच उनकी इमेज कैसी है। आज हमारे बीच एक मेहमान हैं, एक ऐसे मेहमान जिनकी पहचान एक मदद करने वाले के रूप में होती है, या यूँ कह ले जहाँ वो खड़े होते हैं वहाँ समाधान हो जाता है। शेरे पूर्वांचल, कुछ लोग उन्हें बाहुबली भी कहते हैं, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जब भी जहाँ किसी गरीब, असहाय, चाहे जिस जाति धर्म से कोई आता हो, अगर वो परेशान है तो वो राजन तिवारी के पास पहुंच जाता है तो समाधान हो जाता है। ऐसा ही व्यक्तित्व है राजन तिवारी जी। स्वागत है आपका। धन्यवाद संदीप जी, आपको भी और आपके इस चैनल को भी मेरी तरफ से बहुत, दर्शकों को भी, दर्शन न्यूज जो दर्शन चैनल आपका देखता है उनको भी मेरी तरफ से बहुत स्वागत, धन्यवाद। ठीक है, शुरुआत से चलते हैं। राजनीति में आपका जो आना हुआ, ये कब हुआ और कैसे हुआ, इस पे थोड़ा विस्तार से। राजनीति मत नहीं कहिए, मैं तो बचपन से जी एक गरीबों मजलूमों की आवाज़ था जी। मुझे याद है जब गांव में खेती होती थी ना, खेती गांव में, जब गांव में धान की कटैया होती थी, गेहूं की कटैया होती थी, तो मैं जब गांव जाता था जी और गरीबों का मेहनत देखता था तो उनको अपने जहाँ पे मेरा अपना लगान रखा जाता था अनाज, उसमें से निकाल कर उन लोगों को देता था कि उनका मेहनत देख करके 5 किलो आपकी बनिहारी है तो आप 10 किलो ले जाओ। अरे वाह। शुरू से मुझे आदत थी लोगों के बीच में उनके मेहनत को देख करके उनके साथ रहना और सबकी मदद करना, गरीबों मजलूमों की आवाज़ बनना। तो मैं कभी राजनीति में आना नहीं चाहता था जी। मैं जब बचपन में था तो मैं चाहता था कि मैं देश की सेवा के लिए सेना में भर्ती हो जाऊंगा पढ़ लिख करके। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जी कि जब मेरा एडमिशन हुआ दिव्या डिग्री कॉलेज में जी, जब मैं पढ़ाई के दरमियान इंटर पास किया, उसके बाद जब मैं गया तो वहाँ देखा कि तमाम ऐसे सुदूर गांव से गरीब गुरबा बच्चे आते हैं जिनको यहाँ के कुछ दबंग लोग, अपने आप को जो बाहुबली कहता था छात्र राजनीतिक में जी, वो लोग उन समूह को सताते थे, मारते थे, पीटते थे, पैसा ले लेते थे जो घर से उनके आते थे खर्च के लिए हॉस्टल में। तो मैं उन लोगों की एक आवाज़ बना, ये सब देख करके वो आवाज़ बनता था, उनके लिए आवाज़ बन करके उनके पक्ष में खड़ा होता था जी। तो धीरे धीरे समझिए तो उन दबंग लोगों का मैं खिलाफ़ करने लगा, खिलाफ़ किया और गरीबों की आवाज़ बन गया, जो मजलूम छात्र थे उनकी आवाज़ बन गया। तो मेरी एक पहचान हो गई, जब किसी के साथ कोई सताता था, जब किसी को कोई सताता था, उस टाइप के छात्र जीवन के यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेजों के तमाम मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे होते थे उनको तो कोई परेशान करता था, आप उनके साथ मदद के लिए आते थे तो मैं मदद करता था। अब धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी तो लोग हमको दूसरे नाम से भी पुकारने लगे। कुछ लोग अच्छा कहते थे, कुछ लोग बुरा भी कहते थे, लेकिन कुछ मुझे, मैं कोई भी कुछ कहे, मैं जानता था कि मेरा मन अच्छा है, मेरा दिल अच्छा है, मैं सही काम कर रहा हूँ, मैं पीछे नहीं हटता था जी। उसके बाद से जब छात्र जीवन में उन गरीबों का मदद करना ही
मेरे लिए इतना हितकर हुआ कि जो कोई भी चुनाव लड़ता था, अध्यक्ष का, महामंत्री का, उपाध्यक्ष का, चाहे वो डिग्री कॉलेज का हो, चाहे गोरखपुर विश्वविद्यालय का हो, तो मेरे पास लोग नेता लोग मदद करने आते थे कि भाई हम चुनाव लड़ना है, हमको मदद करिए, तो मैं मदद करता था और लोग जीतते थे। उसके बाद से एक राजनीतिक चस्का लग गई कि मैं भी बड़ा होऊंगा तो राजनीतिक छात्र जीवन का लेकर के और आगे तक की वहां से शुरुआत हो गई एक जन सेवा की। यही शुरुआत है। एक बड़ा जो मेरे मन में सवाल है, मैं आज के नेताओं को देखता हूँ वर्तमान में, जो तुरंत नेता हुआ है, तो देखते हैं लगता है पार्टी की परिक्रमा करने और ये टिकट मिल जाए, ऐसा मतलब मैं देखता हूँ। तो आप 2000 में गोविंदगंज विधानसभा से निर्दल चुनाव जीते, जेल के अंदर रह के। अच्छा, जेल के अंदर रह के? हाँ, जेल के अंदर रह के चुनाव लड़ा था। जेल के अंदर रह के निर्दल चुनाव जीतते हैं। निर्दल चुनाव जीतना आज के डेट में लोग कहते हैं ये तो संभव नहीं है। निर्दल ही नहीं, हाँ, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर लड़ना, हाँ, जहाँ पे मेरी एक धूर जमीन सुई के तिनके के बराबर जमीन भी नहीं था, ये कमाल कैसे? वहाँ जमीन बनाना और वहाँ से चुनाव लड़ना, ये आप कहिए। तो ये देखिए, इसका बताइए थोड़ा। जब मैं ये सब राजनीतिक जीवन में, जब छात्र जीवन में जब मैं लोगों का मदद किया, उसी बीच में तमाम ऐसे चीज़ मेरे साथ दुर्घटनाएं घटी जी। मेरे ऐसे तमाम फर्जी मुकदमे मेरे ऊपर लगा दिए गए कि जब 12 फरवरी 1999 को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे गंगाराम कोहली जी, उनके आवाज़ से मेरी गिरफ्तारी हुई। मैं किस मामले में मेरी गिरफ्तारी हुई मुझे जानकारी तक नहीं थी। अरे, विधि का विडंबना देखिए कि मुझे जानकारी नहीं थी किस मामले में मेरी गिरफ्तारी हो रही है। गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद मुझे जेल भेजा गया, तिहाड़ जेल में रहा। तिहाड़ जेल से मुझे पटना के बेऊर जेल में भेजा गया। तमाम मुकदमे लग गए फर्जी। तो मैं सोचने पर बात हो गया कि अब क्या करूं। तब तक तो बिहार में चुनाव आया, तो अब मैं अपने को बेदाग साबित करने के लिए, लोग मेरी प्रेरणा बने और लोगों की आवाज बन के बेदाग साबित करने के लिए कि मैं ये सब गलत कामों में कहीं भी संलिप्त मेरी नहीं है, मेरे ऊपर जितने मुकदमे लगाए गए सारे फर्जी हैं, तो उसके लिए मैं 2000 में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। 20 गोविंदगंज पूर्वी चंपारण जिला के अंतर्गत आता है। मैं वहां से चुनाव लड़ा और जनता का अपार आशीर्वाद, अपार स्नेह, हाँ, अपार दुलार, ये बड़ी बात। अब ये कारण ये रहा कि वहां मेरा ननिहाल है। अच्छा, ननिहाल है। और मेरे नाना स्वर्गीय भरत प्रसाद शुक्ला जी स्वतंत्रता सेनानी थे और बड़े ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जी। आज़ादी के बाद 1952 से लेकर 1977 तक लगातार वहाँ के मुखिया रहे। गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र में दामोदरपुर पंचायत आता था, वहाँ के चुनाव लड़ा तो सबका आशीर्वाद से था और चुनाव में जीत गया। चुनाव जीतने के बाद से फिर मैं जनसेवक के रूप में काम करने लगा और अपनी बहुत ही ज़्यादा लोगों, गरीबों की इतनी मदद किया कि आज मैं उसी का है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आज राजनीति में 25 साल होने को है कि किसी पद पे नहीं हूँ, फिर भी जनता जो इस प्रेजेंट सांसद और प्रेजेंट विधायक से ज़्यादा जो प्रेजेंट तत्कालीन एक सवाल और है। हाँ। ये बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, आप दूसरी बार भी विधायक बने। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ आपको कि अब उसी सबका आशीर्वाद है कि मैं क्षेत्र में नहीं पूरे पूर्वांचल में मेरी लोकप्रियता इतनी है। अपने आप से अपने मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, नहीं, लेकिन 25 साल बिना पद के रहने के बाद भी मैं आज जनता के दिलों में राज करता हूँ और जनता मेरे हृदय में बसती है। कल मैंने पोस्ट डाला था कि आज आपका पॉडकास्ट करेंगे। मेरे पास बहुत फोन आए, इवन मेरे पास बिहार से फोन आए और मैं आश्चर्यचकित था कि गोरखपुर से मेरे पास बहुत फोन आए। जी जी, तो मैं समझ गया कि तो देखिए, जनता का सेवा करने के लिए कोई पद की जरूरत नहीं है जी। आप किसी चीज का मोहताज मत बनिए। समाज आपके साथ हो, हर तबके के लोग आपके साथ हों, तो उनकी आवाज को आप बुलंद कर सकते हैं, उनकी आवाज बन के आप आवाज उठा सकते हैं, उनके हक की बात आप लड़ाई लड़ सकते हो। इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आप विधानसभा के सदस्य बनो, लोकसभा के सदस्य बनो। ये नए युग के नए लड़कों को मैं प्रेरित करना चाहूंगा जी। हाँ, ये आप सत्य अच्छा काम कीजिए, सच्चाई के साथ रहिए और जहां पे जो सरकार की सुविधाएं हैं वो नहीं पहुंच रही हैं गाँव में, सुदूर गाँव में, प्रखंड में, अनुमंडल में, उसकी आवाज आप बनो। आवाज जब बनोगे तो आपकी पहचान होगी और गरीबों के पास उसके हक का सम्मान भी पहुंचेगा। आज क्या है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है।
सरकार केंद्र से तो पैसे देती है, लेकिन ब्लॉक का जिला में आता है, जिला से फिर आधा हो जाता है, ब्लॉक में जाता है, ब्लॉक से आधा हो जाता है, गांव में जाता है। इस बीच मैंने देखा इतने दलाल, सीओ दलाल, बीडीओ दलाल, सारे के सारे दलाल, मतलब ये मत समझिए हम समझ गए, उन लोगों के पास घुसखोर, दलाल का शब्द ये नहीं, दलाल का अर्थ हो गया घुसखोर। थाना जितना है बिहार में, डाई स्टेट है, बाप रे, शराबबंदी है वहाँ। हाँ, इस शराबबंदी नीतीश कुमार जी ने लागू कर दिया। हाँ। लेकिन आप किसी भी बिहार के गांव में जाओगे, बढ़ जाओगे, किसी भी होटल में रुक जाओगे, आपको होम डिलीवरी आपके पास मुहैया हो जाए। 2025 कहा शराबबंदी, 2025 चुनाव को मैंने बहुत करीब से देखा। शराबबंदी नहीं है कहीं, होम डिलीवरी है भाई, आप कहीं भी आओ। इसलिए कहीं कोई चीज धरातल पे दिख नहीं रहा, और जब धरातल पे नहीं दिखता है तो उसकी आवाज में बनता हूं और उसकी लड़ाई में लड़ता हूं। और जनता मुझे बहुत प्यार करती है कि जनता जो मेरे पास आती है, कहीं की भी जनता हो, चाहे बिहार की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की, जब मेरे पास आती है, पूर्वांचल के लोग मेरे पास आते हैं, तो उनका जो भी काम होता है उसका मैं निष्पादन करता हूं। तत्काल उन संबंधित पदाधिकारियों से, अधिकारियों से मैं बात करता हूं और उसको काम को तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका निष्पादन करता हूं। इसलिए जनता मुझसे खुश रहती है। हाँ, एक और भी मेरे पास है। 2006 में ब्लॉक प्रमुख हो जाती हैं आपकी माता जी। नहीं, जनता ने बनाया। माता जी हमारी वहीं की लोग, चूंकि माता जी का घर है, तो जनता, वहाँ के लोगों ने का इतना प्रेम था कि माता जी को बनाया, और माता जी टू दी कंटिन्यू अभी तक निर्विरोध वहाँ से ब्लॉक प्रमुख है, अभी तक, अभी भी ब्लॉक प्रमुख। हाँ, लगातार उस पद पे कभी कोई चुनाव लड़ा ही नहीं। और माता जी बीडीसी की मेंबर भी निर्विरोध होती हैं और ब्लॉक प्रमुख भी निर्विरोध होती हैं, लगातार। कभी उन चुनाव, मतलब उनके खिलाफ कोई लड़ा नहीं। ये भी है कि ऐतिहासिक नहीं, ऐतिहासिक बात नहीं है, जनता का स्नेह है। हाँ, जनता ही बनाती है, और जनता का काम करने वाले हम लोग हैं जी। हम लोग बीच बीच में कभी पराजित जरूर हो जाते हैं, लेकिन पराजित होकर के भी जनता का साथ नहीं छोड़ते ना, जनता मेरी साथ छोड़ती। एक मेरा बेसिक सवाल है, इतना कद्दावर नेता बीच में कुछ साल कैसे गैप हो गया? देखिए, मेरी जिंदगी में बहुत ऐसी कहानियां हैं जी, जो लोगों को पता नहीं है। राजनीतिक में जब मैं आया, समाज सेवा करते रहा, तो फिर बीच में बहुत सारे ऐसे लोग पढ़ करके मेरे ऊपर कैसे मुकदमों में जिसमें मैं फंसा था, उसमें तमाम ऐसे लोग मिलकर के मेरे साथ गलत किया। गलत क्या किया कि जेल में रहा, गलत यही कहा कि जेल में था, और काफ़ी समय व्यतीत हो गया। ऐसे फर्जी मुकदमों में लोगों ने डाला कि उसका समय ज़्यादा हो गया। लेकिन न्यायपालिका पे भरोसा था, और न्यायपालिका पे भरोसा था, न्यायपालिका से उम्मीद थी, और माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने मुझे सारे मुकदमों में बरी किया। और मैं लगभग 15 साल जेल में रहा, लगभग 15 साल जेल में रहा, 15 साल से ज़्यादा, 15 साल 4 महीना 14 दिन 12 घंटा मैं जेल में रहा। हाँ, उसमें उत्तर प्रदेश की तमाम जेलें रहीं, बिहार की जेलें रहीं, लेकिन सारे मुकदमे फर्जी। बड़े गैंग, किसी के साथ, किसी गैंगस्टर के साथ कोई मुकदमा, कहीं केस कोई करता था, मेरे ऊपर नाम मेरा फर्जी डाल दिया जाता था। लेकिन मुझे यह पूरा उम्मीद था कि मैं जो काम नहीं किया हूं उसमें मुझे दंड नहीं मिलेगा, और मैं एकदम बेदाग छवि के साथ साबित हुआ, स्वच्छ छवि के साथ जेल से बाहर आ गया, और सारे मुकदमे मेरे क्लीन चिट खत्म। न्यायपालिका पे भरोसा है, भगवान पे भरोसा है। मैं सबको प्रणाम करता हूं, ऐसे न्यायाधीशों को जिसने मुझे न्याय दी, और उस भगवान को, जो अदृश्य रूपी भगवान को भी मैं प्रणाम करता हूं, जिसने मेरा साथ दिया और बहुत मजबूती के साथ साथ दिया। और मैं जहां भी रहा, जंगल में भी रहा, तो मंगल की तरह रहा। बिल्कुल। अभी मैं राजन, जिस तरह माँ ने मेरा नाम रखा है, उसी तरह राजा की तरह रहा। कहीं भी रहा, मुझे किसी बात का कोई कष्ट नहीं, किसी बात का कोई दुख नहीं। देख के मैं भी एक्साइटेड हो रहा हूँ। एक अभी आप इंसिडेंस, यही फर्जी जो मुकदमों की बात चल रही है, अभी भरत तिवारी के घर गए थे आप, है ना? मैं चूंकि नहीं गया, स्वास्थ्य थोड़ा मेरा इशू है। ये मामला लोगों को बड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, क्या है? मैं बता दूं आपको कि भरत तिवारी का ही बात नहीं कहिए, मैं किसी के साथ भी ये घटना होता है, चाहे वो भरत तिवारी हो, चाहे भरत यादव हो, चाहे भरत कुशवाहा हो, चाहे भरत कुर्मी हो, चाहे पटेल हो, चाहे भरत कोई भी जात से हो, हाँ, दलित हो, किसी भी जाति का, अगर किसी जाति के ऊपर अत्याचार होता है तो वहां खड़ा होता हूं, उसकी आवाज बनता हूं। भरत तिवारी की घटना को ऐसे लेता हूं मैं कि भरत तिवारी एक आवाज बना था गरीबों का, और एक जमनिया गांव है वहां पे। उस जमनिया गांव जो बाढ़ में दह गया था,
अच्छा। तो उसकी विस्थापित के लिए सरकार ने, पुनर्विस्थापित के लिए सरकार ने पर्चा काट रही, सरकार पर्चा काटी जी। लगभग 70 से 80 लोगों को पर्चा मिला जमीन का। ठीक। सरकार ने वादा किया था सबको जमीन मिलेगा, भूमिहीनों को भूमि मिलेगा और चापाकल मिलेगा, हैंडपंप मिलेगा। लेकिन सबको धीरे धीरे वहां से कार्रवाई हो रही थी और हैंडपंप किसी को नहीं मिल रहा था। तो वो सबका आवाज और सबका दस्तखत करके वो वहां से गया एसडीएम कार्यालय में। लड़का एसडीएम कार्यालय में जाता है। एसडीएम कार्यालय में जाने के बाद एसडीएम ने उसको बेइज्जत करके अपने कमरे से बाहर कर दिया। जो लड़का 700 किलोमीटर पैदल जाकर के बागेश्वर धाम की यात्रा करता है और हिंदू राष्ट्र के लिए सोशल मीडिया से सब देख रहे थे, वो लड़का, तमाम ऐसी आवाज हमेशा बना है गरीबों का, सोशल मीडिया पर आप देखोगे। ओबीसी एससी एसटी ज्यादा सबकी उस लड़के को तिरस्कार किया गया। वो लड़का सोचा कि मैं क्या करूं अब, तो अपनी आवाज किस तरह मैं बताऊं दुनिया से, क्या करूं कि मेरी आवाज दुनिया जाने और सारे प्रशासन हल्के के लोग मेरे पास आ जाएं। तो एक ही काम उसने गलती कर दिया कि अवैध हथियार कहीं से उसने एकत्रित किया। अवैध हथियार को लेकर के वो लोग बता रहे थे अपना लॉकेट बेच के, जो भी हो अवैध हथियार, गलत तो काम किया अवैध, लेकिन अवैध हथियार किसी को मारने की नियति नहीं थी। ये तो सही। अगर मारने की नियति होती तो 3 फीट पे दरोगा जी थे, पुलिस प्रशासन के लोग थे, वो गोली चला सकते, बिल्कुल नहीं चला। वीडियो देखा है हमने। वो अपनी आवाज लाइव वीडियो से सबको बताना चाहता था कि मैं क्यों इस तरह किया। लेकिन उसके बाद उसने लाइव वीडियो में फेंक दिया असलहे को फेंकने के बाद उसका गोली मार दिया लोग पैर में। और कोई अफसर ऐसा था जिसका क्या था नहीं था, क्या राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया, उसको गाड़ी में बैठा कर गोली मारा गया। उसके बाद से उसके अंडकोश में गोली मारा गया और वो मर गया बेचारा जी। तो मर गया तो सारे, पहला बार मैं ऐसा देखा, एक घटना देखा भरत तिवारी का, कि उसके घटना के बाद जब मैं पहली बार गया, उसके बाद तो लाखों लोग गए, मैं उसकी आवाज बना बहुत। और मैं देखा उस घटना के बाद से कि सर्व जातीय, सर्व समाज, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, मतलब दलित वर्ग हो, महादलित, सब लोग उसकी आवाज बने और सब लोग भरत तिवारी का जयकार करने लगे, प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन जब मैं गया वहां पे सारी बात रखा, मैंने मुख्यमंत्री जी से मांग किया, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मांग किया, इस पे न्यायिक जांच होनी चाहिए। देखा अविलंब उस पे न्यायिक जांच भी हुआ उसी दिन, सेम डे जिस दिन मैं गया हूँ, शाम को न्यायिक जांच का आदेश भी उन्होंने वीडियो देखा था मैंने आपका। एफआईआर करने का भी आदेश दिया। तो इसमें कहीं से भी मुख्यमंत्री दोषी नहीं। हाँ, एक बात जरूर मैं कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी एक जगह भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा कि वो विक्षिप्त लड़का था जिसको पकड़ करके पुलिस ने रिहैब सेंटर में डाल दिया है, मतलब जहां पे मानसिक रोगी रहते हैं वहां डाल दिया है। वो गलत इंफॉर्मेशन पुलिस ने दिया। ऐसे पुलिस पदाधिकारी जो मुख्यमंत्री को गलत सूचना देता है, ऐसे पुलिस पदाधिकारियों पे भी कार्रवाई होगी। और हमारा जो एसडीएम था, मतलब मुख्यमंत्री को ही गलत जानकारी दी गई पुलिस के द्वारा और वो भाषण में बोल दिए। अब वहां पे सबसे बड़ा दोषी वहां का एसडीएम है। और उसके बाद जो पुलिस प्रशासन ने उसको गोली मारा है वो, इन जितने लोग हैं उनके ऊपर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए और तभी न्याय मिलेगा भरत तिवारी को। भरत तिवारी का बात नहीं करिए, जितने भी भेग इनकाउंटर होते हैं, सही बात, और गलत लड़कों के साथ अत्याचार होता है, फर्जी मुकदमे होते हैं, इन पे जांच करके ही कोई कार्रवाई उसके गांव वाले ऐसा नहीं कि आज तक कभी। अगर ऐसा है इनकाउंटर ही समाधान है, सलूशन है, तो बंद कर दो न्यायालय को। सही बात है। न्यायपालिका की जरूरत क्या है? वकीलों की आवश्यकता क्या है? जजेस की कॉलेजियम बनाने की आवश्यकता क्या है? जब सारा न्याय खाकी वर्दी के लोग ही कर देंगे तो उन लोगों की आवश्यकता हमको कहीं नहीं दिखती है। इसलिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि ऐसे अधिकारियों पे त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसी घटना को अंजाम ना दे। एक और सवाल है, वो भी ट्रेंडिंग में है, और ये इसमें जो आस्था रखने वाले और जो श्रद्धालु हैं वो तो उतने एग्रेसिव नहीं हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से ये माहौल बहुत गर्मा गया है। अयोध्या में जो आप कह सकते हैं, वर्ड गलत होगा, चंदा चोरी या चंदा नहीं, दान चोरी दान चोरी। देखिए बता देते हैं, भगवान राम हमारे आराध्य हैं, पूजनीय हैं जी, जिनका नाम लेकर के हम भव सागर को पार करते हैं। ठीक है। उस भगवान राम के दरबार में हम लोगों ने चढ़ावा चढ़ाया। बिल्कुल सही बात। अगर उस चढ़ावे का सदुपयोग करके एक हॉस्पिटल चैरिटी बनाया जाता, उस हॉस्पिटल में गरीबों का इलाज होता, तब तो मुझे लगता कि अच्छा काम हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से सैकड़ों करोड़ों की चोरी की गई
और सैकड़ों करोड़ों की चोरी के इल्जाम वाले लोग, बड़ी मछली को बचा करके छोटी मछलियों को पकड़ा गया है। अब इसमें जांच का विषय है, बहुत गलत है। पूरे भारत की नहीं, पूरे विश्व की जनता, पूरे विश्व की आवाम टेलीविजन जब टीवी देखती है और जब ये मैटर आता है कि दान पेटी की चोरी हो गई, दान का चढ़ावा चोरी हो गया, तमाम ऐसे चांदी चोरी चले गए, सोना चोरी हो गया, रुपए चोरी हो गए, तो बहुत कष्ट होता है। और इससे बहुत बदनामी हुई है प्रदेश की, अयोध्या की नहीं, सरकार की बदनामी। और मैं तो ये कहूंगा कि जितने लोग, एक संतोष दुबे जी आवाज उठाते हैं, बहुत बढ़िया आवाज उठाते हैं, उनकी आवाज में सच्चाई है, उन्होंने गोली खाया है कार सेवक रूप में। जितने लोग कार सेवक में थे, जितने लोग बाबरी अयोध्या की राम जन्मभूमि बनाने में संकल्पित थे, वो सारे लोगों को कमेटी से हटा दिया गया और लाया गया सारे भ्रष्ट लोगों को। और वही भ्रष्ट लोगों ने भ्रष्टता की है। इसकी जांच अगर होनी चाहिए और जांच में बड़े बड़े मछली बच रहे हैं, उन लोगों को फंसना होगा। छोटी मछली क्या है? आप अधिकारी हो, आप बच जाओ, आपका चपरासी जेल चला जाए तो चपरासी का दोस्त थोड़ी ना है। बिना अधिकारी के आदेश के चपरासी कोई काम कर सकता है क्या? इसलिए मुझे जानकारी नहीं, मैं आपसे जाना, क्या कोई एफआईआर हुई है इस मैटर में? एक एफआईआर हुई है, छोटे छोटे बाद में। पहला ऐसा हिंदुस्तान का केस है, इसमें एसआईटी पहले गठन होती है, एफआईआर बाद में होता है। अरे भाई, एफआईआर करने के बाद ना एसआईटी गठन होना चाहिए। सही बात। पहला ऐसा हुआ और पहला ऐसा घटना है कि जहां एसआईटी गठन पहले हुआ और एफआईआर बाद में हुआ। एफआईआर हुआ है तो उन लोगों के ऊपर हो रहा है जो छोटे छोटे हैं, बड़ी छोटी मछलियां हैं। बड़ी मछलियों को तो लोग बचाया जा रहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लेंगे, प्रधानमंत्री जी इस पर संज्ञान लेंगे और इसमें कोई भी दोषी बचेगा नहीं। चंपत राय जो चंपत होना चाहते हैं, वो भी अगर दोषी है तो वो भी नहीं बचेंगे। अच्छा, एक मेरा सवाल है जो मेरे जहन में है, मैंने बहुत दिन से मैं भी गोरखपुर से ही पढ़ा हूँ। राजन तिवारी एक ऐसा नाम है जो पद को महत्व नहीं देता है। क्या आपको कभी इस बात से डर नहीं लगता कि इतने सारे ऑलरेडी आपको षड्यंत्रों में फंसाया गया रहा है, किसी मुद्दे पे आप बेवाक चले जाते हैं? देखिए, जो व्यक्ति 25 सालों से जी पद मुक्त हो और पद से महरूम हो, वो व्यक्ति में तो जरूर कुछ है कि पूर्वांचल के लोग इतना प्यार करते हैं। मैं ऐसा कोई विधानसभा हो जहां पे मैं खड़ा हो जाऊं, चुनाव नहीं लड़ूं, खड़ा हो जाऊं, अगर जाकर कैसे ही घूमते जा क्षेत्र से निकलते हो तो वहां पे 2-4 हजार लोग ना घेर लें। ये मेरी लोकप्रियता है और मुझे बहुत प्यार करता है लोग। यही मेरी खुशनसीबी है और यही मुझे हिम्मत देती है, यही मेरी ताकत है। एक लाइन में कहा जाए कि लोग मुझे बहुत मानते हैं, जनता की ताकत। लोग मुझे बहुत मानते हैं और सर्व समाज के लिए सर्व समाज के लोग मानते हैं। ये नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण समाज के। हाँ, ब्राह्मण हो, ब्राह्मण कहने में कोई हिचक नहीं है। तो ब्राह्मण हूँ, गर्व के साथ कहता हूँ कि ब्राह्मण हूँ। मैं भी हूँ। और सरजू पारी हूँ और गर्व के साथ कहता हूँ श्रीमुख शांडिल गोत्री हूँ, जनेऊधारी हूँ। इसमें क्या आपका एक वीडियो बड़ा 2025 चुनाव में मैं बिहार में गया था और बहुत कवरेज की मैंने और बहुत सारे जगहों पे गया, आपके चंपारण में भी गया। वहाँ पे जैसे सांसद से ऑफ कैमरा मेरी बात हुई, राधा मोहन, आप लोग भाजपा से ही थे और उनकी बातों से ऐसा लगा कि जैसे वो आप ही के विरोध में है। इतना ही नहीं, वहाँ से जो विधायक यूं कहें जो वहाँ का निवर्तमान विधायक है, वो भी विरोध में था। आपने खैर, आप लोगों ने वो सीट जीती, लेकिन ये थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया कि एक ही पार्टी के प्रत्याशी के वहीं के लोग विरोध में क्यों? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आता। देखिए, सबसे बड़ी बात है, राजन तिवारी किसी की दलाली चमचाई नहीं कर सकता। हाँ, ये बात सही है। पार्टी ने हमारे भाई को उम्मीदवार बनाया था, मुझे नहीं बनाया था। और पार्टी ने मेरे भाई लोक जनशक्ति पार्टी आर के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया था। चुनाव नहीं लड़ रहा था, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ। लेकिन मैं पहली बार देखा ऐसा चुनाव कि जहाँ के भाजपा के बड़े नेता विरोध कर रहे हों और छोटे कार्यकर्ता जितने हैं, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता, वो तन मन धन से लगे हुए हैं, उनकी बात नहीं मान रहे हैं। वहाँ का निवर्तमान विधायक कांग्रेस का पट्टा पहन करके वहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी का प्रचार कर रहा है। वहाँ का प्रेजेंट मंडल अध्यक्ष
दो 3 मंडल अध्यक्ष, जो भारतीय जनता पार्टी का होते हुए मंडल अध्यक्ष और कांग्रेस के प्रचार तो मैं देख रहा था, मैं तो चुनाव में वहां के सांसद महोदय हाँ, एक दिन भी क्षेत्र में नहीं आया और हाँ, फोन से वहां से गाइडलाइन देते थे। मैं क्या क्या इसीलिए मैंने दर्द है कि पार्टी ने ऐसे लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे लोगों को तवज्जो दिया जाता है, ऐसे लोगों को तवज्जो दिया जाता है जो मेरे साथ कार्यकर्ता मेरी मदद कर रहे थे उनको पार्टी से निष्कासित किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि जीत के बाद कहते मेरी बहुत अहम भूमिका थी, घर से ही निभा रहे थे। नहीं 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 नहीं, सब जानती है दुनिया। मैं तो कहता हूँ ना, मैं तो इंडिपेंडेंट जीता हूँ। वो भी कभी कोई चुनाव इंडिपेंडेंट लड़के जीत के दिखावे तो मैं जानूँ। क्या बात। मोदी जी के नाम पर जीतने वाले लोग, देखिए जितने भी चुनाव इस देश में लोग लड़ते हैं उसमें से 70% चुनाव, 70% लोग जो जीत के गए हैं संसद के गलियारे में, वो सारे लोग एक ही चेहरा पे जीत के गए हैं, मोदी जी के नाम पर। 30% अपने व्यक्तित्व पे गए होंगे, मैं मानता हूं इस चीज को, लेकिन 70% लोग मोदी जी जीते हैं, न कि वो व्यक्ति जीता है। इसलिए मैं नहीं मानता सांसद। अगर मुझे सांसद मानना होगा, अगर सांसद मानना होगा तो वहां आधा वोट तो पाया है राजेश कुशवाहा, तो मैं राजेश कुशवाहा को अपना सांसद मानूंगा। बिल्कुल सही। मैं नहीं मानता वहां के हमारे सांसद राधा मोहन सिंह हैं, मैं नहीं मानता, इसलिए कि वहां पे 4 लाख से एवं वोट आया है महागठबंधन को, मैंने राजेश कुशवाहा जी को, और इनको आया मात्र 70,000 से हार जीत हुआ। वहां तन मन धन से हमारा परिवार, मेरे भाई मदद किए। बीच में तो मैं नहीं साथ में था उनके, नहीं, मैं बगल में संजय जायसवाल। ऐसा वहां कहा जाता है कि बिना राजन तिवारी के वहां कोई चुनाव नहीं जीता। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। चुनाव मोदी मैं कहने वाले कहते हैं, मैं गांव वालों की बात बता रहा हूँ। मैं गांव में घूम रहा था तो वहां मुझे, ठीक बात है, वो बड़प्पन है लोगों का, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे कहने पर, मेरे चाहने से ही कोई चुनाव जीतता है। ये तो चुनाव हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नाम पर होता है और यशस्वी प्रधानमंत्री जी जीतते हैं। वहां से राधा मोहन जी थोड़ी चुनाव जीते, वहां से राधा मोहन चुनाव नाम था, लेकिन मुखौटा हमारे प्रधानमंत्री जी का था। इसलिए प्रधानमंत्री जी के नाम पर हम लोगों ने सबको सपोर्ट हम लोग करते हैं, अब भविष्य में भी करेंगे। ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे, भारतीय जनता पार्टी में हो तो कैसे विरोध करेंगे। बिल्कुल सही बात। वहां से बगल में संजय जायसवाल जी हैं, उन्होंने हमको फोन करके बुलवाते हैं, हम चुनाव उनका प्रचार करते हैं। नेता गलत हो सकता है, पार्टी बिल्कुल, पार्टी कैसे गलत होगी, उसके सिद्धांत कैसे गलत होंगे। इसलिए मैं पार्टी से कहूंगा कि ऐसे नेताओं से सावधान रहना चाहिए। वो निवर्तमान विधायक जिसने विरोध किया हमारा खुल करके, कांग्रेस का मदद किया, मेरा ही नहीं और अगल बगल के लोगों का भी विरोध किया, उसका तो कोई खैर वजूद नहीं है, विरोध किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पार्टी उसके ऊपर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, मैं उसी पार्टी का मेंबर हूँ। और वो सांसद वहां के 4 विधायक का विरोध किए, मेरा ही नहीं किए। वो नहीं चाहते थे कि शालिनी मिश्रा जीते, वो नहीं चाहते थे कृष्णनंदन पासवान जीते, वो नहीं चाहते थे कि सचिंदर सिंह जीते, लेकिन जीता लोग, क्योंकि पार्टी उनसे नहीं है, वो पार्टी से हैं। बिल्कुल सही बात। कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता, जुझारू कार्यकर्ता और नरेंद्र मोदी जी का फैन, उनका एक बड़ी जानकारी राजन तिवारी जी दे रहे हैं कि भाई सांसद लोग जो सांसद बने हो 70% वोट जो है वो मोदी जी का है, इस बात का आप ख्याल रखें। 70% मुखौटा मोदी जी का है, वोट नहीं। वही तो सारा 100 में 100 जीता 100 है, लेकिन मुखौटे के नाम पर मोदी जी का चेहरा रहता है तब लोग जीत जाते हैं। और मैं बता दूं आपको कि ये मोदी जी का नाम, ये समुद्र के बहुत बड़ा लहर है। जिस तरह समुद्र में ज्वार आता है, कस के आवाज आती है, उसी तरह मोदी जी का नाम पूरे विश्व में डंका बजा रहा है इस समय। तो जो भी लोग भवसागर को पार कर रहे हैं, ये सब नरेंद्र मोदी जी के नाम पर कर रहे हैं। और बिहार में नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार का जोड़ी अजब था। बिल्कुल सही। नीतीश कुमार जी के साथ आज भी वहां की आवाज है, वहां लोग खड़े हैं। नीतीश कुमार जी को आज भी आप माइनस कर दीजिएगा तो बिहार में राजनीति, नीतीश कुमार बड़ा फैक्टर है। क्या नीतीश कुमार जी के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया। हाँ, नीतीश कुमार जी को माइनस करके बिहार में राजनीति करना संभव नहीं है। नीतीश कुमार गरीबों की आवाज है, मजलूमों की आवाज है, और नीतीश कुमार जी ने करके दिखाया है 20 सालों में। आज हमारे नीतीश कुमार जी का ही देन है कि आज जब सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने तो नीतीश कुमार जी के ही विकास के जो पथ है विकास का, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सम्राट चौधरी बेस्ट, क्योंकि सम्राट चौधरी को मैं बड़े करीब से जानता हूँ। बिल्कुल। उनके पिताजी शकुनी चौधरी जी अच्छे राजनेता थे। 92 साल उनका उम्र हो गया शकुनी चौधरी जी के, आज भी जीवित हैं और आज भी अपने पुत्र को सलाह देते हैं कि काम अच्छा करना, बढ़िया काम करना। और पिता से विरासत में मिला है और अपने
कर्तव्य से, अपनी कर्मठता पे से, अपने मेहनत और लगन से उस पद को उन्होंने प्राप्त किया है। नीतीश कुमार जी ने उनको जो अपना मुकुट उतार कर दिया है, वो सम्राट चौधरी जी को उनके कर्तव्यों को देख करके, उन पे निष्ठा व्यक्त करके करते हुए नीतीश कुमार जी ने ऐसे नहीं किसी को कोई ताज दे देता है, वो जानते थे कि ये लड़का कुछ अच्छा करेगा, इसलिए सम्राट चौधरी जी को उन्होंने चयन किया और सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी सब दल के लोग, एनडीए गठबंधन के लोगों ने मिलकर के चयन किया और उनको मुख्यमंत्री माना। एक सवाल जो बहुत खास है, अब लास्ट में बस 2 ही सवाल है मेरे पास। पूर्वांचल में इस वक्त एक बहुत चर्चा है ये कि 2027 में राजन तिवारी कुछ बड़ा करने वाले हैं और लोग बार बार मुझसे कह रहे हैं कि पूछो कि कहाँ से लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे। ये देखिए, 2019 में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था लखनऊ में, काफी विवाद हुआ था उस पर, आप भी जानता हूँ। चुनाव तो लड़ना है, तो आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश से क्यों? भाई मेरा घर है ये, मेरी आज भी खेती हुआ है, जमीन है, अनाज यहाँ से अनाज यहाँ भी उपजाते हैं हम, मेरे मकान है, तो ये मेरे पिता का घर है, वो मेरे माता का घर है। समझ गया। तो माता के घर से स्नेह, माता के घर का स्नेह, वो जो भूमि है गोविंदगंज, वो मेरे लिए वंदनीय है, अभिनंदनीय है। वो उस भूमि का कर्ज मैं जीवन में नहीं उतार सकता, अनाज कभी छोड़ सकता उस भूमि को, कहीं भी चला जाऊंगा लेकिन उस भूमि का याद और उस भूमि की मिट्टी अपने साथ लेकर रखता हूँ। लेकिन माता के घर में सेवा मैं बहुत कर दिया और अपने भाई को मैं दे दिया कि सेवा करो, मैं पीछे रहूंगा, जहाँ मेरी आवश्यकता होगी मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो पिता का भी मेरा दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि पिता के भी घर को, यानी कि पितर के घर के से भी विमुख नहीं हो सकता मैं ना। तो मैं सोचा कि चलूं जरा सा उत्तर प्रदेश में कुछ राजनीति करना चाहिए, कुछ काम, और पिता के घर से भी विमुख नहीं हो सकता। यहाँ पे मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है, यहाँ पे जवान हुआ, बच्चा मैंने बाल्यावस्था में खेला कूदा, तो मेरा कुछ दायित्व था। अगर मुझे समय मिलेगा तो मेरी इच्छा जरूर है कि मैं चुनाव लड़ूं, और चुनाव लड़ने की इच्छा भी है और लड़ूंगा भी, बड़ी मजबूती के साथ लड़ूंगा और चुनाव जीतूंगा और जितवाऊंगा भी अगल बगल। मैं समझ गया, यही लोग जानना चाहते हैं कि एक्चुअली पूर्वांचल के नेताओं में इसलिए हलचल हो गई है कि क्या राजन तिवारी पूर्वांचल में इस बार बड़ा समीकरण बिगाड़ सकते हैं क्या? नहीं, समीकरण बिगाड़ने में नहीं आया, समीकरण बनाने आया हूँ। और राजन तिवारी समीकरण बनाने के में माहिर है, और राजन तिवारी एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसके साथ रहता है पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ, तन मन धन के साथ है। देखिए, मैं जब से भारतीय जनता पार्टी में हूँ, पार्टी ने मुझे दिल्ली भेजती है तो मैं दिल्ली जाता हूँ। उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में रहा, बिहार चुनाव प्रचार पूरा किया, बंगाल अभी चुनाव तत्काल बीता है, वहाँ भी मैं चुनाव प्रचार करने गया था। इसलिए पार्टी में अपना खा के मैं पहला व्यक्ति हूँ जो अपना पूरी निष्ठा के साथ बिना पद पे रहे हुए बड़ी बात मैं अपना पैसा खर्च करके पार्टी के लिए काम करता हूँ। दिन को दिन नहीं देखता, रात को रात नहीं देखता, पार्टी के लिए काम करते रहता हूँ। मैंने शीर्ष नेतृत्व को यह बता दिया है कि मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ, चुनाव लड़ेंगे। अगर पार्टी मेरे ऊपर विचार नहीं करेगी तो भी लड़ेंगे। मैं मन दुखित हो जाएगा, क्योंकि मैंने काम किया है पार्टी के लिए और मैं अपना मेहनताना मांग रहा हूँ। लेकिन बड़े ऐसे नेता लोग हैं जो नहीं चाहते कि मैं राजनीतिक में किसी पद को प्राप्त करूं। तो एक बेवाक सवाल है, क्योंकि आपकी बेवाकी बता रही है कि आपसे पूछ लेना चाहिए। बिल्कुल। पार्टी में जैसा कि आपने पहले ही बता दिया, नीचे से ऊपर तक बहुत खेल होता है। क्या कोई अगर षड्यंत्र कह लीजिए या कोई साजिश के तहत आप को जो बहुत एक तबका है, हर जगह होता है, अगर वो पार्टी से टिकट में कुछ ऐसा वैसा होता है तो क्या फिर भी लड़ेंगे आप? जनता की आवाज़ सुनूंगा, जनता के हृदय की आवाज़ सुन करके और अपने दिल की बात, दिल की गहराइयों में जा करके अपने दिल की बात। यहाँ बहुत बड़ा सवाल है, जो जहाँ से देख रहा है, जनता की दिल की बात को मैं इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि जनता जनार्दन ही मालिक होती है और जनता की आवाज पे तब निर्णय करूंगा चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। हाँ, जो व्यक्ति निर्दल चुनाव जीत सकता है तो तब जनता की आवाज बन के बतागा, तो कोई मतलब जनता के दिल की आवाज सुनूंगा और जनता की बात मानूंगा, और जनता की बात मान करके जो जनता कहेगी वो करूंगा। अगर वो कहेगी चुनाव लड़ो तो लड़ूंगा। राजन तिवारी जैन जी आजकल बड़ा प्रचलित है, या यूं कह लीजिए यूथ को बहुत ज़्यादा प्रभावित है आपसे, और शायद मैं ये अतिशोक्ति होगी, बिल्कुल आप तब भी निर्दल जीते थे, आज भी आप कहीं से निर्दल लड़ते हैं तो एक बड़ा उलटफेर हो जाएगा।
मैं एक ये आखिरी सवाल है मेरा, राजन तिवारी जो खुद इतने बड़े कद्दावर नेता हैं, वो वर्तमान समय में किस ऐसे कह सकते हैं कि किस राजनेता की राजनीति से प्रभावित हैं या अच्छा मानते हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी हमारी पार्टी का सरकार है, और केंद्र में मैं एक आदमी का डिबेट पे बड़ा सुनता हूँ। वो झारखंड के गोड्डा के सांसद हैं निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे, हाँ हाँ, नाम में क्या गजब बोलते हैं, और हाँ, क्या गजब तथ्य के साथ बोलते हैं। मैं उनका लॉयल हूँ और उनका फॉलोअर हूँ। निशिकांत दुबे, मैं चाहता हूँ कि आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि मेरी आवाज़ जाए, ऐसे लोगों को केंद्र में मंत्री रहना चाहिए, चाहे वो देश के लिए, प्रदेश के लिए काम करे। और निशिकांत दुबे जी एक ऐसा व्यक्ति हैं जो अगर केंद्र में मंत्री बनते हैं तो बिहार से भी ब्राह्मण कोटा उनके लिए, बिहार का भी ब्राह्मण उनको बहुत इज्जत करता है, झारखंड तो है ही है, और उत्तर प्रदेश, तीनों राज्य में बेनिफिट मिलता है, मिलेगा। मैं निशिकांत दुबे इसलिए कहना चाहता हूं कि जितने भी बिहार में मंत्रिमंडल में गए हैं लोग, ये सब लोग बेकार लोग हैं। इनके पास, मैंने उसमें कुछ लोगों की मैं बात करूंगा, कुछ लोग नहीं करूंगा, बेकार हैं, जाहिल हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। और उसमें कई एक ऐसे मंत्री बहुत हैं, बड़ी बात उसमें कई एक ऐसे मंत्री हैं, आपके चैनल पे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होने के बाद मैं कह रहा हूं, उसमें कई एक मंत्री हैं जिनके ऊपर हत्या के और बैंक डकैती के भी मुकदमे रहे हैं। हत्या के और बैंक डकैती के मुकदमा होने के बाद भी केंद्र में मिनिस्टर बनाए गए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं सरकार से कि भारत सरकार का मंत्री स्वच्छ छवि का और पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर देखिए, दाग लग गया तो मैनेज करके दाग मिटा देता है लोग। हाँ, बिल्कुल, लेकिन दाग तो लगा, लागल चुनरी में दाग तो मिटाऊं कैसे? तो मिटाई तो मान लीजिए कि आजकल तमाम ऐसे डिटर्जेंट पाउडर है जिससे मिट जाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को जो जाहिल और गंवार हो, जो पढ़ा लिखा नहीं हो, जो दो शब्द बोल नहीं पाता हो सही तरीके से पार्लियामेंट में, जो दो शब्द स्वच्छ आवाज में बढ़िया से बात नहीं कर सकता हो, पार्लियामेंट में जनता की आवाज ना उठा सकता हो, तो उसको, ऐसे व्यक्तियों को, एक आध आदमियों को मंत्री बनाकर रखा गया है। क्यों बनाया गया मंत्री? हाँ, समझ से किस कारण से बनाया गया? क्या हमारे पास ब्राह्मण के दूसरा चेहरा नहीं था? सही बात है, ब्राह्मण के तमाम चेहरे हैं, लेकिन आप ऐसे मंत्री को बना दिए। क्या आप सिर्फ चटुकार पसंद करते हो? क्या आप दलाल पसंद करते हो? क्या आप ऐसे लोगों को पसंद करते हो जिंदगी भर आपको चमचाई करता हो, पैर छूता हो? नहीं, आपको ऐसा मंत्री बनाना चाहिए जो हमारे देश का भी विकास करे, पार्टी का भी जनाधार बढ़ावे, और आपका जो सही रूप में मायने में जिसको जाना चाहिए उसको जाना चाहिए। चलते चलते एक संदेश राजन तिवारी जी के तरफ से युवाओं के लिए, अगर आजकल बहुत ट्रेंड है अर्ली एज में लड़के पढ़ाई वढ़ाई छोड़ छाड़ के जो नेता बन जा रहे हैं, या यूं कहें कि एक मिसगाइड जोन है, मतलब उनको क्या संदेश देंगे? चलते चलते मैं देखिए यही कहूँगा युवा वर्गों से, ये यूट्यूब का ज़माना है जी, और आप लोग फेसबुक को कम इस्तेमाल कीजिए। लाइव आकर के जिसके विषय में आप जानते भी नहीं हो, ऐसे भी व्यक्तियों के खिलाफ आप कमेंट करते हो, इन सबों से बचो, अच्छा काम करो समाज के लिए। अगर अच्छा काम करोगे तो समाज आपको जरूर देखेगा और समाज सेवक कहलाओगे। आप अपने आप को गुमराह मत करो गलत बातों में, और समय व्यर्थ मत करो। जो सच्चाई है और ईमानदार व्यक्ति है उसकी बड़ाई करो, और जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार सही काम कर रही है उसको बताओ, लोगों को उसको जगाओ, पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो। मैं यही कहूँगा, ज़्यादा समय इधर उधर मत गंवाइए। आजकल तो मैं देख रहा हूँ ट्रेंड बना हुआ है कि आप फेसबुक पे आकर के कुछ बोले, उसी में कोई आपको गाली लिख देगा। हाँ, बिल्कुल सही बात। आजकल का कोई लाइव में आकर के कुछ अच्छा बात बोला, मैं देखिए, कोई भी नेता जो सच्चा नेता है वो जाति विशेष पे नहीं कभी कमेंट कर सकता, नहीं कर सकता, व्यक्ति विशेष का व्यक्ति विशेष पे कमेंट कर। जैसे मैंने, सहमत हूं, जैसे मैं अपने जिले में, अपने पूर्वी चंपारण के सांसद जी के बारे में बोला तो सच्चाई बोला, गलत तो बोला नहीं, गलत नहीं, कमेंट नहीं किया। बिल्कुल उससे जाति को उनके जगह पे कोई भी होता तो यही बात होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनके साथ साथ मैं निवर्तमान विधायक की भी बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ऐसे लोग से आप बचो, ऐसे लोगों के बारे में कमेंट ना करो जिनके विषय में आप जानो, जिनके अतीत के विषय में आप जानते नहीं, हाँ, नहीं बोलना, जिनके अतीत के विषय में आप कभी देखा नहीं।
और उनके भूत भविष्य वर्तमान के बारे में कुछ जाने नहीं, और आकर के उनको भी उल्टा सीधा आप बोल देते हो। इन सब चीजों से बचना चाहिए। और आप अपने ऊपर दाग मत लगाओ, स्वच्छ काम करो, बढ़िया काम करो, और समाज को सही मार्ग दिशा में ले जाओ। यही मैं कहूंगा युवाओं से, अपने आप को भटकाओ मत। अगर अपने आप को भटकाओगे तो गलत रास्ता आपका चयन हो जाएगा, और गलत रास्ता चयन हो जाएगा तो पूरे परिवार की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। इसलिए मैं कहूंगा कि सर्व समाज को साथ लेकर चलो। मैं खासकर ब्राह्मण समाज से कहना चाहूंगा कि आप लोग सर्व समाज को, अपनी अस्मिता को मत गंवाओ। आपका जो अस्तित्व रहा है, आपका जो अतीत रहा है, जो आपका इतिहास में नाम है, इसलिए नाम है कि आपने चंद्रगुप्त मौर्य जैसे लोगों को पैदा किया है। आपने हमेशा गणितज्ञ बन करके, आपने आर्यभट्ट बन करके आपने गणित सबको समाज को शिक्षा दी चाहिए है। आप महामना मदर मालवीय जी की तरह जिन्होंने बीएचयू का निर्माण, काशी विश्वविद्यालय का निर्माण कराया, भिक्षा मांग करके, उसमें सर्व जाति के लोग पढ़ते हैं। आप वो बनो, और अपने समाज को, अपने समाज के साथ साथ सब समाज को एक धागे में पिरो करके सबको सम्मान दो, सबको इज्जत दो, सबको प्रतिष्ठा दो। मैं यही कहूंगा, दलित को भी गले लगाओ, ओबीसी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सबको गले लगाकर चलने का काम करो। सबके साथ बैठ जाओ ना, सबके साथ बैठ करके 2 रोटियां खा लो, मजा आ जाएगा। क्या सनातन होगा, क्या सनातन धर्म होगा, क्या हिंदुत्व होगा, क्या हमारी राष्ट्रभक्ति होगी। जिस पॉडकास्ट से मेरी भी ऊर्जा बढ़ गई, ये थे आप कह ले पूरे देश में जिनके नाम की चर्चा होती रहती है, पूर्वांचल के कद्दावर नेता राजन तिवारी जी, जिनका साफ कहना है कि 2027 चुनाव लड़ेंगे। अगर पार्टी टिकट देती है तो भी, अगर जनता की आवाज आती है तो मैं निर्दल विधायक भी बना हूं और निर्दलीय लड़ने की भी क्षमता रखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम हमको, जो मैं धरती पे, जिस धरती पे मैं लायक था जी, उस धरती पे आपने इंटरव्यू लिया। और गोरखपुर जिला का रहने वाला हूँ, क्रांतिकारियों की भूमि है वो, गोरखपुर से मैं भी। हाँ, क्रांतिकारियों की भूमि है। और चुनाव लड़ने की जब इच्छा जाग गई है, और उत्तर प्रदेश में रह करके सेवा करने की जो जागृति मेरे अंदर आ गई है, तो ये जरूर होगा। बस आप लोग भगवान से प्रार्थना कीजिए कि समय रहते सब सही हो जाए। बहुत धन्यवाद।